नेक्स्ट वीडियो के साथ वेलकम बैक। मैं पप्पू खान। अभी तक हम बात कर रहे थे जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इसमें जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उपलब्ध जल की। किसके बारे में बात करेंगे? उपलब्ध जल। जल अवशोषण हेतु उपलब्ध जल। जल अवशोषण हेतु उपलब्ध जल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मृदा के अंदर जो जल होते हैं उनके कई प्रकार बताए थे हमने आपको। जैसे हमने बताया था आपको कि भाई भौम जल, एक बताया था हमने रासायनिक जल, एक हमने बताया था आपको वाहित जल, एक हमने बताया था आपको केशिकातु जल। क्या बताया था हमने? केशिकातु जल। ठीक। अब हमने ये बताया था कि जो भौम जल होता है वो जल जो पौधों के लिए अवशोषण योग्य नहीं होता है। रासायनिक जल भी पौधों के लिए अवशोषण योग्य नहीं होता है और वाहित जल भी पौधों के लिए अवशोषण योग्य नहीं होता है। केवल कौन सा जल अवशोषण योग्य होता है? केशिकातु जल, जिसे कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ये मृदा कणों के बीच में चिपका होता है, मृदा कणों के बीच में पाया जाता है। इसी को ही केवल क्या करते हैं, जड़ जो होती हैं अवशोषित करती हैं। तो जिस मृदा के अंदर ये भौम जल या रासायनिक जल, वाहित जल पाया जा रहा है, वहाँ पर जल अवशोषण की क्रिया नहीं होगी। केवल वहीं पर ही उस मृदा के अंदर ही जल अवशोषण की क्रिया होगी जिसमें कि केशिकातु जल पाया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? अवशोषण हेतु जल की उपलब्धता है। उपलब्ध जल जो है वो किस प्रकार का है, उस पर भी क्या है, जल अवशोषण क्रिया प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई जल अवशोषण की से संबंधित जो उपलब्ध जल है उसमें एक टर्म्स आती है हमारे पास, वो आती है एक तरह से जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसको। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस बल के लगने के पश्चात मृदा के अंदर जो जल उपस्थित होता है, यानी कि बरसात हुई, बरसात होने के पश्चात जो जल है वो मृदा के अंदर संचित हुआ और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रिस कर वो पानी जो है नीचे चला जाता है भौम जल के रूप में। अब जो शेष बचा जो जल होता है गुरुत्वाकर्षण बल के पश्चात, गुरुत्वाकर्षण बल के लगने के पश्चात मृदा के अंदर उपस्थित जो जल की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? हम जल धारण क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? जल धारण क्षमता। हम ये कह सकते हैं गुरुत्वीय बल या आकर्षण के बाद, गुरुत्वीय बल या आकर्षण के बाद मृदा में उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा क्या कहलाएगी? जल धारण क्षमता। या हम कह सकते हैं इसको फील्ड कैपेसिटी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता भी कह सकते हैं। क्षेत्र क्षमता, यानी कि मृदा के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के पश्चात जो जल की मात्रा बची रहती है उसे क्या कहते हैं? हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता कहते हैं। इसी क्षेत्र क्षमता का ही जो जल इसी क्षेत्र क्षमता का ही पौधे क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर भी दो तीन टर्म्स आती हैं, जैसे होलार्ड है, होलार्ड एक शब्द आता है, होलार्ड, एक आता है इकार्ड, एक आता है क्रिसार्ड। होलार्ड का मतलब होता है जल में उपस्थित कुल जल की मात्रा, ये तो टोटल वाटर है। इकार्ड का मतलब होता है जो जल उपलब्ध नहीं होता है मृदा के अवशोषण के लिए, जल अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं होता, वो इकार्ड बोलता है। क्रिसार्ड जो जल अवशोषण के लिए उपलब्ध होता है।
ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, होलार्ड है, इकार्ड और क्रिसार्ड है। इनको भी हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, टोटल मात्रा है जल की, ये अनुपलब्ध जल है और ये उपलब्ध जल है। अब यहाँ हम जल धारण क्षमता की बात की हमने, तो जितना मृदा के अंदर जल धारण क्षमता पाई जाएगी उतना ही क्या होगा, जल अवशोषण की क्रिया होगी। अब यहाँ एक और बात देखने को मिलती है, जो मृदा जो होती है, मृदा हमारे पास मृदा होती है अलग अलग प्रकार की, जैसे दोमट मृदा, जैसे कि हम बात करें चिकनी मृदा, जैसे हम बात करें बलुई मृदा, ठीक है। तो ये जो मृदा है हमारे पास दोमट मृदा होती है, ये एरेशन ज़्यादा पाया जाता है, वातन की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, वातन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर जल धारण क्षमता न तो अत्यधिक होती है, न ही जल धारण क्षमता कम होती है। चिकनी मृदा होती है, इसके अंदर जल धारण क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है, इसलिए इसमें वायु की मात्रा बहुत कम होती है। और यहाँ बलुई मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। इस कारण क्या है, जो जल जो होता है वो इसमें जब प्रवेश करता है तो वो सीधा सीधा यहाँ से रिस कर कहाँ चला जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मृदा के नीचे चला जाता है, या कह सकते हैं हम भौम जल के रूप में संचित हो जाता है। तो दोमट मृदा जो है हमारे पास, इसके अंदर जो जल की मात्रा पाई जाती है, वो जल की मात्रा पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है, सबसे उचित होती है। या हम ये कह सकते हैं कि दोमट मृदा होती है, उसमें वातन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, एरेशन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है पौधों के लिए, वो कौन सी पाई जाती है, चिकनी मृदा होती है। इसमें जल धारण क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, एरेशन की मात्रा कम होती है, यानी कि वायु की मात्रा कम होती है, जिस कारण जो जड़ें होती हैं वो श्वसन क्रिया कम करती हैं, जिससे जल अवशोषण की क्षमता प्रभावित होती है। बलुई मृदा होती है, इसके अंदर पानी ठहरता ही नहीं है, इस कारण इसमें भी जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो ये हमने आपको भी बताया। एक टर्म्स और हमारे पास, स्थायी मलानता प्रतिशतता, स्थायी मलानता प्रतिशतता, स्थायी मलानता प्रतिशतता, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है, मृदा में उपस्थित वह जल जिसके दौरान पौधे में प्रथम बार स्थायी रूप से मलानता आती है। मतलब ये कह सकते हैं हम, जो मृदा होती है उस मृदा में जल की वह मात्रा जिसमें पौधे के अंदर प्रथम स्थायी रूप से मलानता आती है। मलानता मतलब एक तरह से मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना, जल की कमी के कारण पत्तियां जो मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ना, ठीक है, सूख जाती हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मलानता बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसके दौरान पौधे में प्रथम बार मलानता आती है, स्थायी मलानता आती है। मलानता दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी मलानता होती है, एक अस्थायी मलानता होती है। स्थायी मलानता के फलस्वरूप पौधे दोबारा से क्या है, जीवित नहीं हो पाते, यानी कि उनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है, पुनः सामान्य अवस्था में नहीं आती। स्थायी मलानता का मतलब ये होता है। और अस्थायी मलानता में क्या होता है, पौधे की पत्तियां कुछ समय के लिए मुरझा जाती हैं, उसके पश्चात पुनः सामान्य अवस्था में आ जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी विल्टिंग बोलते हैं, अस्थायी मलानता बोलते हैं। तो यहाँ स्थायी मलानता का मतलब है मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसके अंदर पौधे में प्रथम बार स्थायी मलानता आती है, उसे कहते हैं स्थायी मलानता प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म्स हमारे पास जल अवशोषण जल के बारे में बात की थी हमने। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास मृदावातन। इसकी बात करेंगे, मृदावातन। दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है मृदावातन। मृदावातन का मतलब ये होता है कि जिस मृदा के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिस मृदा के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर CO2 की मात्रा नहीं पाई जाती। वहाँ O2 की मात्रा जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जब O2 की मात्रा कम होगी तो श्वसन क्रिया क्या होगी, कम होगी। श्वसन क्रिया क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर क्या है, ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को प्रभावित करता है, CO2 की सांद्रता। जिस मृदा के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है, कोशिका झिल्ली
की पारगम्यता, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता जो है वो क्या है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर श्वसन क्रिया कम हो जाती है, किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये जो मृदा वातन की क्रिया जो है हमारे पास, जिस मृदा के अंदर वातन की वायु की मात्रा अधिक पाई जाएगी वहां पर जल अवशोषण क्रिया क्या होगी, अधिक। यानी कि हम ये कह सकते हैं वातन बढ़ने पर अवशोषण, जल अवशोषण बढ़ता है। जल अवशोषण क्या होता है, बढ़ता है। वातन बढ़ने पर, वातन एरेशन बढ़ने पर, क्या बोल रहे हैं इसको, एरेशन। तो एरेशन की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, और जल अवशोषण की क्रिया क्या होगी, बढ़ती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास क्या है, वो है मृदा का तापमान। तीसरा है मृदा का तापमान, टेम्परेचर। मृदा का तापमान, एक निश्चित तापमान पर ही मृदा की जो मृदा में जो जल अवशोषण क्रिया होती है वो अधिक होती है। और इसके लिए हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी। 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी अगर मृदा का टेम्परेचर है तो जल अवशोषण क्रिया क्या होगी, सर्वाधिक। जल अवशोषण क्रिया सर्वाधिक, जल अवशोषण क्रिया क्या होगी, सर्वाधिक। अगर इससे टेम्परेचर से नीचे जाएगा और इससे अधिक जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या है, जो जीव द्रव की क्रिया है वो क्या होंगी, निष्क्रिय होंगी। टेम्परेचर घटने के कारण क्या है, तापमान कम होने के कारण जीव द्रव की क्रियाएं क्या होंगी, कम होने लगेंगी। इधर टेम्परेचर बढ़ने पर जीव द्रव जो होगा वो नष्ट होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, जीव द्रव जो है क्या होगा, नष्ट होने लगेगा। प्रोटीन विकृतीकरण वगैरह प्रक्रिया होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जड़ों में उपस्थित जो घटक है, जीव द्रव के घटक है, वो क्या होंगे, अत्यधिक ताप के कारण क्या होंगे, नष्ट होने लगेंगे। तो नष्ट होने के कारण क्या है, जड़ें प्रभावित हो रही हैं। तो यहाँ पर अधिक टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान अधिक होने पर भी मृदा जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है, घटती है। और 20 डिग्री से कम होने पर भी क्या है, जल अवशोषण क्रिया कम हो रही है। उचित टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में क्या है, जल अवशोषण क्रिया सर्वाधिक होती है। जल अवशोषण क्रिया कैसे होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर का प्रभाव है जल अवशोषण क्रिया पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा विलयन की सांद्रता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता का मतलब ये है कि मृदा विलयन का अंदर जितनी सांद्रता बढ़ेगी उतना ही जल अवशोषण क्रिया क्या होगी, कम होगी। मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता में क्या होता है, विलयन की सांद्रता बढ़ने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ने पर, विलयन की सांद्रता बढ़ने पर जल अवशोषण कैसा होगा भाई, जल अवशोषण कम होगा। क्योंकि कौन सा परासरण हो जाएगा, बहिःपरासरण। परासरण क्रिया द्वारा क्या जल अवशोषण होता है। परासरण का मतलब ये होता है कि विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। जब अधिक सांद्रता होगी विलयन की तो इसका मतलब विलायक की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर सांद्रता बढ़ने पर मृदा के अंदर पानी प्रवेश करेगा। कहाँ से, पादप के अंदर से। पादप कोशिकाओं से, जड़ कोशिकाओं से पानी निकलने लगेगा बहिःपरासरण के द्वारा, और किस में जाएगा, वो मृदा के अंदर जाएगा। जस्ट अपोजिट क्रिया होने लगेगी और मृदा विलयन की सांद्रता कम होगी, खनिज लवणों की मात्रा कम होगी मृदा विलयन के अंदर, तो जल अवशोषण की क्रिया होगी अधिक होगी। तो इस प्रकार हमने आपको बताया जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में उपलब्ध जल की मात्रा, स्थायी म्लानता प्रतिशतता, क्षेत्र क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा वातन क्रिया, उसके बाद में हमने बताया मृदा का तापमान और मृदा विलयन की सांद्रता, ये जल अवशोषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है रसारोहण। रसारोहण को हम निम्न प्रकार समझेंगे। एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण। रसारोहण क्या होता है, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उन तक
जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल होता है उसका ऊपर की ओर स्थानांतरण, जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का पौधे के वायवीय भागों तक ऊपर की ओर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम रसारोहण। परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं हम एक बार इसको, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का ऊपर की ओर स्थानांतरण, ऊपर की ओर स्थानांतरण कहाँ पर? पौधे के वायवीय भागों में। स्थानांतरण क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाएगा? जड़ों द्वारा अवशोषित जल का ऊपर की ओर स्थानांतरण। ऊपर की ओर स्थानांतरण मतलब क्या है? पौधे के वायवीय भागों में स्थानांतरण क्या कहलाएगा? रसारोहण कहलाता है, एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। अब इस रसारोहण की जो प्रक्रिया है इसको एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्सपेरिमेंट की सहायता से, एक प्रयोग की सहायता से देखते हैं। एक गुल मेहंदी एक पादप है, क्या नाम है? गुल मेहंदी। गुल मेहंदी, इसे बालसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालसम। एक गुल मेहंदी जो पादप है, उस गुल मेहंदी पादप को एक बीकर में, उस पादप को क्या करते हैं? एक बीकर में रखते हैं। एक बीकर है हमारे पास, ये बीकर है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? बीकर, गुल मेहंदी या बालसम, और इसके अंदर क्या डाल देते हैं? इयोसिन। इयोसिन एक अभिरंजक है। क्या है ये? अभिरंजक, स्टेन कलर है इयोसिन। ठीक, अब हम एक गुल मेहंदी का पौधा लिया, उसको एक बीकर के अंदर रोपित किया। रोपित करने के पश्चात उसके अंदर हमने क्या डाला? इयोसिन डाल दिया। इयोसिन डालने के पश्चात 4-5 दिन पश्चात हम देखते हैं। कितने दिन पश्चात दिखते हैं? 4-5 दिन बाद 4-5 दिन बाद देखते हैं तो जो इसकी पत्तियां जो होती है ना, इसकी पत्तियां, ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों पर इयोसिन की स्ट्रिप्स, इयोसिन की पट्टिकाएं दिखाई देने लगती है। इयोसिन का रंग दिखाई देने लगता है सिराओं पर। इयोसिन का क्या रंग दिखाई देने लगता है? इयोसिन का रंग दिखाई देने लगता है यहां पर, ये सिराओं पर। ठीक, अब ये हम जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो जाइलम उत्तक जो है, क्या है? जाइलम उत्तक। और जाइलम उत्तक के अंदर जाइलम वाहिनी और जाइलम वाहिकाएं। जाइलम वाहिनी और दूसरा क्या है हमारे पास? जाइलम उत्तक।
इनमें क्या है, ये जो इयोसिन है ये दिखाई देने लगता है, केवल इन्हीं में दिखाई देता है। क्या किया, एक गुलमेहंदी या बालसम नामक एक पौधा लिया, उसको बीकर में रोपित किया। बीकर में हमने क्या डाला, इयोसिन डाला। इयोसिन डालने के पश्चात, इयोसिन एक प्रकार का अभिरंजक है, कलर है, ठीक। इसको कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं, यानी कि 3-4 दिन या 4-5 दिन पश्चात इस इयोसिन के पौधों की पत्तियों को देखते हैं। तो इयोसिन की पत्तियों को देखने पर पता चलता है कि इयोसिन की पत्तियों को जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो इनकी पत्तियों पर जो पत्तियों की जो सिराएं हैं, क्या है ये सिराएं, इन सिराओं पर इयोसिन का जमा होता है। किसका जमा होता है, इयोसिन का जमाव पाया जाता है। इयोसिन का जमाव कहाँ पाया जाता है, अब हम इसको और गौर से देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो केवल कहाँ पाया जाता है, ओनली जाइलम उत्तकों में देखने को मिलता है। जाइलम उत्तकों में देखते हैं ये जाइलम वाहिनी और जाइलम जो वाहिकाएं, जाइलम वाहिनी और जाइलम वाहिकाएं, यहीं पर क्या है, इयोसिन देखने को मिलता है। तो इस बात से पता चलता है कि जो जल स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, जल स्थानांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है वो किसके माध्यम से चल रही है, जाइलम उत्तकों के द्वारा। तो एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार जो घटक है, जिम्मेदार जो अंग है, वो क्या है, जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक है। जाइलम और जाइलम उत्तक के अंदर क्या है, वाहिनी और वाहिकाएं, 4 घटक होते हैं ना जाइलम उत्तक के। एक तो मृद उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक होता है, जाइलम वाहिनी, जाइलम वाहिका। तो यहाँ जो ये वाहिनी और वाहिका होती है, इनके माध्यम से क्या है, जल का स्थानांतरण होता है। और केवल जाइलम की ही वाहिनी और वाहिकाओं में इस प्रकार का रंग देखने को मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है वो जाइलम उत्तकों के माध्यम से संपन्न होती है, ठीक। अब इसको समझाने के लिए हम आगे चलकर क्या है, रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं हमारे पास। उन विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को हम निम्न प्रकार देखते हैं, ठीक है। रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। नंबर 1, जैव बल सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत। नंबर 2, भौतिक बल सिद्धांत, या कह सकते हैं नंबर 2 पे मूल दाब सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत। और तीसरा हमारे पास है भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। और इसको बोलते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब हम बात करेंगे जैव बल सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जैव बल सिद्धांत के बारे में। जैव बल सिद्धांत क्या कहता है कि रसारोहण के लिए जो जिम्मेदार जो बल होता है, रसारोहण के लिए जो जिम्मेदार जो कह सकते हैं हम बल होता है, वो पौधे की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या है, इसके अनुसार रसारोहण के लिए आवश्यक बल जीवित कोशिकाओं से प्राप्त होता है, जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। किससे होता है? जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। अब जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होने के लिए हमारे पास यहाँ कई प्रकार से वैज्ञानिकों ने बताया है। एक वैज्ञानिक है हमारे पास गोडलेविन्स्की। कौन सा वैज्ञानिक है? गोडलेविन्स्की है। गोडलेविन्स्की ने एक रिले पंप सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? रिले पंप
सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत क्या कहता है कि जो पैराइकाइमन कोशिकाएं होती है, पैराइकाइमन कोशिका मतलब एक तरह से मृदुतक कोशिकाएं, और मज्जा किरणें जो होती है, उनके द्वारा क्या होता है, परासरण दाब में निरंतर बदलाव आता है। किसके कारण? पैरेन्काइमा एवं मज्जा किरणों द्वारा निरंतर परासरण दाब में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप रसारोहण होता है। क्या होता है? रसारोहण। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर गोडलेविन्स्की क्या कह रहा है। गोडलेविन्स्की ये कह रहा है कि भाई एक सिद्धांत दिया उसने, रिले पंप सिद्धांत, और ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई पैरेन्काइमा और मज्जा किरणों के द्वारा, पैरेन्काइमा और मज्जा किरणों के द्वारा परासरण दाब उत्पन्न होता है, निरंतर परासरण दाब उत्पन्न होता है, जो कि क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। एक बार परासरण दाब अधिक हो गया, दूसरी बार परासरण दाब कम हो गया। जब परासरण दाब में अंतर आएगा तो परासरण दाब में अंतर के कारण क्या है, जल स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि असेंट ऑफ शेप रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये कौन कहता है? गोडलेविन्स्की। दूसरा वैज्ञानिक हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पर एक भारतीय वैज्ञानिक है सर जेसी बोस। सर जेसी बोस, सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। सर जेसी बोस क्या कहता है कि भाई वलकुट की जो भीतरी कोशिका होती है, वलकुट की जो भीतरी कोशिका होती है, उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन प्रक्रिया होती है। वलकुट की भीतरी कोशिकाओं में वलकुट की जो भीतरी कोशिकाएं हैं, उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है। क्या होता है? स्पंदन। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? रसारोहण के लिए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? रसारोहण। इसे हम स्पंदनवाद भी कहते हैं। इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? स्पंदनवाद। स्पंदनवाद, पल्सेशन थ्योरी बोलते हैं इसके सिद्धांत को। तो सर जेसी बोस ने क्या सिद्धांत दिया है कि भाई जो वलकुट की भीतरी कोशिका होती है, उन वलकुट की भीतरी कोशिकाओं में नियमित लगातार एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, एक तरह से पल्सेशन होता है, और उस पल्सेशन के कारण क्या है, जल धीरे 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 एक कोशिका से दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। चूंकि ये जीवित कोशिकाओं द्वारा रहता है, इसलिए सिद्धांत किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जैव सिद्धांत के अंतर्गत। अब नेक्स्ट एक वैज्ञानिक हो रहा है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ये कहता है कि भाई रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। किसके अनुसार? स्ट्रासबर्गर। तीसरा जो बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक हुआ है, ये बोल क्या कह रहा है कि भाई रसारोहण क्रिया में जीवित कोशिकाएं डायरेक्ट भाग नहीं लेती, लेकिन इनकी उपस्थिति से रसारोहण का एक तरह से वातावरण बनता है। जीवित कोशिकाएं सीधे भाग नहीं लेती हैं, सीधे भाग नहीं लेती हैं, किंतु इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। किंतु इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। किसके, कौन कहता है इस चीज को? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर के अनुसार रसारोहण क्रिया में जीवित कोशिकाओं का होना जरूरी है। ये डायरेक्ट तो भाग नहीं लेती रसारोहण क्रिया में जल को ऊपर चढ़ाने में, लेकिन इनकी उपस्थिति क्या करती है? रसारोहण के लिए एनवायरनमेंट उपलब्ध कराती है, वातावरण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार हमने यहाँ देखा रसारोहण को समझाने के लिए जैव सिद्धांत के 3 वैज्ञानिक बात की हमने। गोडलेविन्स्की के बारे में बात की, सर जेसी बोस के बारे में बात की, और स्ट्रासबर्गर के बारे में बात की।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मूल दाब सिद्धांत के बारे में, ठीक है। समय समाप्ति की ओर है, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भौतिक बल सिद्धांत। ओके।